नमस्कार। आज अपना टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव, जो रेडियो तरंगें हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जो भी विकिरण होती है, विकिरण के अंदर कई पार्ट होते हैं। सबसे पहली विकिरण है कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, पैराबैंगनी, दृश्य, आवर्त, लघु तरंगें, टीवी और रेडियो। अपने कॉस्मिक किरणें होती है, उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और जैसे जैसे अपने इधर जा रही हैं वैसे वैसे तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मान में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो कम है और यहाँ पर लैम्डा क्या है, अधिक है। और बाएं से दाएं जाने पर लैम्डा के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लैम्डा ज़्यादा है, यानी कि रेडियो तरंगों की लैम्डा ज़्यादा होती है और कॉस्मिक तरंगें हैं उनकी लैम्डा क्या होती है, कम होती है। तो कॉस्मिक किरणों की लैम्डा कम है, यानी कि लैम्डा छोटी है, और जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे धीरे धीरे लैम्डा के मान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और अपने जानते हैं E बराबर एच न्यू होता है। तो एच न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच न्यू की जगह आप लिख सकते हो सी बाई लैम्डा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। अब देखो ये हो गया ई बराबर एच न्यू, और न्यू की जगह आपने सी बाई लैम्डा लिख दिया। एच एक प्लांक नियतांक है, एच है वो एक प्लांक नियतांक है, और एच का मान आप जानते हो क्या होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। एच का मान निश्चित होता है, ये लैम्डा नहीं है, एच है, ये प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। एच का मान इतना निश्चित होता है। और सी है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, और इसका मान भी निश्चित होता है कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ये निश्चित है, यानी कि ये नियतांक है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, ई बराबर नियतांक अपॉन लैम्डा। और ई बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक अपॉन लैम्डा। अपने नियतांक हटा दें तो ई क्या होता है, समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा। यानी कि समानुपाती हटाएं तो क्या लगाते हैं, अपने नियतांक। समानुपाती जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और नियतांक हटाएंगे तब क्या लगा देंगे, समानुपाती लगा देंगे। तो ई समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक अपॉन लैम्डा। ई बराबर नियतांक अपॉन लैम्डा, और ये नियतांक क्या है यहाँ पर, एच सी। यानी कि ई और लैम्डा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पर क्या है, लैम्डा कम है तो क्या है, एनर्जी है वो क्या है, अधिक है। यहाँ पर लैम्डा कम थी तो एनर्जी अधिक है, और यहाँ पर लैम्डा बड़ी है तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि यहाँ पर लैम्डा बढ़ गई, एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कॉस्मिक किरणें की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये अपने शरीर से कॉस्मिक किरणें गुजर जाए तो अपने शरीर को क्या कर सकती है, ये झुलस सकती है, जला सकती है अपने शरीर को। और गामा किरणों की भी एनर्जी कॉस्मिक से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये भी काफ़ी पावरफुल होती है, और ये भी अपने शरीर को क्या कर सकती है, झुलस सकती है। और एक्स रे की बात करें, अपने एक्स रे अपने हड्डियों को तो पार कर जाती है, लेकिन एक्स रे है वो अपने हड्डियों को पार नहीं कर पाती, लेकिन अपने जो मांस है यानी कि चमड़ी है उसको पार कर जाती है। लेकिन जो हार्ड ऑर्गन है, हार्ड ऑर्गनों को एक्स रे है वो पार नहीं कर पाती। यूवी कहते हैं अल्ट्रावायलेट को, इसकी ऊर्जा काफ़ी कम होती है। जो अपने जो सोनोग्राफी की जाती है, सोनोग्राफी के अंदर यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें काम आती है। और जो विजिबल होती है, विजिबल वो तरंगे हैं जिसको अपने देख सकते हैं। और विजिबल में भी ऐसे लैम्डा बढ़ रही है, तो
विजिबल में भी सबसे कम लैम्डा होती है वोयलेट की, उसके बाद में इंडिगो, उसके बाद में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। यानी कि रेड लाइट होती है उसकी लैम्डा होती है वो अधिक होती है, और जो वोयलेट इंडिगो यानी कि वोयलेट और इंडिगो की जो लैम्डा होती है वो कम होती है। यानी कि बैंगनी प्रकाश होता है उसकी लैम्डा होती है वो कम होती है, बैंगनी नीला उसकी लैम्डा कम होती है, और लाल की लैम्डा अधिक होती है। और इधर से इधर जा रही है, लैम्डा के मान में लगातार वृद्धि हो रही है। रेड के नजदीक होने के कारण ये रेड है और ये वोयलेट है। वोयलेट से भी जो कम तरंग दैर्घ्य हो उसको क्या कहेंगे? अल्ट्रा वोयलेट। देखो नाम से स्पष्ट है, अल्ट्रा वोयलेट, यानी कि जिसकी लैम्डा है वो वोयलेट से भी कम है। और इंफ्रारेड का अर्थ है जिसकी लैम्डा है वो रेड से भी ज्यादा है, इंफ्रारेड। इसको अवरक्त बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? विजिबल बोलते हैं। विजिबल का अर्थ है दृश्य बोलते हैं। तो सबके ध्यान में आ गया होगा कि इनका ये क्रम क्या रहता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अलग अलग प्रकार की अपने जो रेडियो तरंगों का अध्ययन करेंगे उसके अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका नाम क्या है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि इन तरंगों के द्वारा किसी भी अणु की संरचना को बताना। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, उसकी संरचना कैसी होगी, इस संरचना को बताने के लिए जो तरंगें काम में ली जाती है वो रेडियो तरंगें होती है। और रेडियो तरंगों के अध्ययन के द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें किस प्रकार के बॉन्ड है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उस प्रकार की व्याख्या यदि रेडियो तरंगों का उपयोग कर करेंगे तो उस शाखा को क्या कहेंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि गामा किरणों का अध्ययन किया जाता है तो इसको बोलते हैं मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक्स रे का अध्ययन किया जाता है इसको एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और यूवी किरणों का अध्ययन किया जाता है तो इसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यदि विजिबल का अध्ययन किया जाता है तो भी इसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी व विजिबल दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। और आईआर विकिरण का अध्ययन करेंगे, इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। यानी कि किसी भी विकिरण का उपयोग कर किसी अणु की संरचना, बंध, ज्यामिति, शेप आदि के बारे में बताने की जो शाखा है उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी विकिरणों का अध्ययन किया जा रहा है? यानी यूवी विकिरणों के द्वारा अणु के यूवी विकिरण डालकर किसी अणु का अध्ययन किया जा रहा है तो उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। विजिबल विकिरणों के द्वारा किसी मॉलिक्यूल का अध्ययन किया जा रहा है तो इसको विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और आईआर विकिरणों का अध्ययन किया जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेडियो विकिरणों का अध्ययन किया जा रहा है तो इसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि बहुत सी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, लेकिन आज अपने जो टॉपिक के रूप में पढ़ रही हैं वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या घटना होती है, ध्यान से समझो। तो कोई भी विकिरण होती है उसके जब भी कोई भी विकिरण आती है उसके दो घटक होते हैं, एक विद्युत घटक होता है और एक चुंबकीय घटक होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। जैसे मान लो ये कोई विकिरण आ रही है, तो जैसे इस एक घटक तो इस प्रकार से है, ये मान लो इलेक्ट्रिक घटक है, विद्युत घटक है। एक जो चुंबकीय घटक है उसको मैं इस प्रकार से बना दूं कि ये क्या है? ये चुंबकीय घटक है।
इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लो एक घटक इस प्रकार से है तो दूसरा घटक क्या है, इस प्रकार से है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अपने बात कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या है कि विज्ञान, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रेडियो आवर्ती की तरंगों द्वारा दिए गए पदार्थ की नाभिकीय ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का अध्ययन किया जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं, अपने कोई भी नाभिक दिया जाता है, ये जैसे मान लो नाभिक है, नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन है, इस पर कौन सी विकिरण डालेंगे, अपने रेडियो विकिरण डालेंगे। रेडियो विकिरण डालेंगे तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, उसी प्रकार न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों के भी क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। वो रेडियो वेव है, रेडियो वेव जब इन पर गिरती है तो इनकी ऊर्जा स्तरों में भी क्या होते हैं, संक्रमण होते हैं, इनकी ऊर्जा स्तरों में भी क्या होते हैं, संक्रमण होते हैं। और इन्हीं संक्रमणों का अध्ययन कर कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्यामिति दी जाती है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अध्ययन किया जाता है, तो इसको, इस ब्रांच को क्या कहा जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो ये प्रारंभिक जानकारी थी। इसके पश्चात अपने बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन दर्शाते हैं, यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए शर्त क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन दर्शाते हैं। तो इसके लिए देखो, समझो, विचारो, ध्यान दो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाने के लिए शर्त क्या है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन दर्शाते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन दर्शाते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे ध्यान रखो कि वे नाभिक कौन से न्यूक्लियस दर्शाते हैं, वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन विषम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, या तो न्यूट्रॉन विषम हो, न्यूट्रॉन ओड नंबर में हो, या फिर प्रोटॉन ओड हो, या फिर दोनों ही ओड हो, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों ही ओड हो, वो क्या करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन दर्शाता है, तो वे नाभिक जिसमें या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या फिर दोनों ही क्या हो, विषम संख्या में हो, एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन दर्शाते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या दोनों ही विषम संख्या में हो, एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो कोई भी नाभिक है, इसमें जैसे कोई एग्जांपल ले लें, अपनी कार्बन की बात करें, कार्बन 612 है, एक कार्बन 613 है, ये दो नाभिकों की बात कर रही हैं। अब यहाँ पर लिखा जाता है वो होता है प्रोटॉन की संख्या, ये जो नीचे लिखा जाता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर क्या है, 6 है। 6 है, इसका मतलब ये कैसी है, सम है कि विषम है, तो ये सम है। इसके आधार पर नाभिक है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाना चाहिए। अब न्यूट्रॉन और देख लो कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर लिखा जाता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखा जाता है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं,
12 में से 6 घटा दो तो कितना आया? 6। ये भी सम है, यानी दोनों ही सम है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता है। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता, यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शा पाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालें तो यहाँ पर क्या है? 13, यहाँ पर क्या है? 6, तो कितना आ गया न्यूट्रॉन? 7। और यहाँ पर न्यूट्रॉन 7 है, तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शा देगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन 7 है तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शा देगा। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन दर्शाते हैं? तो पता चला कि वे न्यूक्लियस जिसमें या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या दोनों ही, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 7 है, ये किसका मतलब? ये ओड है। कोई भी ओड मिल जाए, ओड आते या चाहे न्यूट्रॉन ओड हो या प्रोटॉन ओड हो, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में दर्शाते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। जैसे और एग्जांपल ले अपने, बोरोन है 11 है, मान लो 5 11। यहाँ पर प्रोटॉन क्या है? 5 है, ओड है। ओड आते ही एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा ये, चाहे न्यूट्रॉन कितने ही हो। ये इवन है फिर भी ये एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा, क्योंकि एक ओड आ गया। कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई एक या फिर दोनों ही ओड हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाता है। बस सीधा सा ध्यान रखना है, कोई न्यूट्रॉन ओड हो या प्रोटॉन ओड हो या दोनों ही ओड हो, यानी कोई भी ओड आ जाए, कोई भी विषम संख्या में आ जाए, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में दर्शाता है। और जिस तो विषम संख्या में नहीं है, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में नहीं दर्शाता है। तो इसके लिए अपने नोट्स हैं, नोट्स के लिए आपको एक लिंक दे दिया है, इस लिंक से आप नोट्स है वो देख सकते हो। इसके नोट्स हैं, और नोट्स से आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो ध्यान में आ गया सबके? किसी के कोई दिक्कत परेशानी ना? प्रोटॉन है वो विषम हो या फिर न्यूट्रॉन विषम हो या फिर दोनों ही विषम हो, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में दर्शाते हैं। एक एग्जांपल और देखें अपने, कि जैसे मान लो कि ये है अपने पास एग्जांपल के रूप में फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग इसमें 31 है, तो इसमें प्रोटॉन यहाँ पर लिखे होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन 15 है। 15 का मतलब ये ओड है, ओड है तो ये दर्शाएगा। एक ओड हो तो दर्शाता है। तो दूसरा न्यूट्रॉन देखें तो ये क्या हो जाएगा? 31 माइनस 15, ये 16 है। तो ये क्या हो गया? ओड नहीं है, ये क्या है? इवन है। तो भी ये एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा क्योंकि एक ओड आ गया इसमें, या फिर दोनों ही ओड होते, दोनों ओड नहीं है, एक भी ओड है तो एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अपने हो जाता 30 हो जाता, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाता? नहीं बेटा, तो 30 हो जाता, तो यहाँ पर क्या होगा? 15। तो 15 ये क्या हो गया? यहाँ पे ओड हो गया, ओड हो गया, तो ये भी क्या होगा? एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम या तो न्यूट्रॉन ओड हो या फिर प्रोटॉन ओड हो या फिर दोनों ही ओड हो, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में दर्शाते हैं। और यदि इसमें से एक भी ओड हो, वो भी एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन नहीं दर्शाते? कार्बन C12, इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों ही इवन है। ऑक्सीजन दोनों ही इवन है, यानी कि जिसमें दोनों ही इवन हो। नियोन जिसमें दोनों ही इवन हो, यानी प्रोटॉन भी सम हो न्यूट्रॉन भी सम हो, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते, से सभी दर्शाते हैं। तो कौन दर्शाता है कौन नहीं दर्शाता सबके ध्यान में आ गया। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा।